लास्ट क्लास में मैंने आपको हेडिंग डलवाया होगा प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड, और उसके अंदर मैंने कुछ 4-5 प्रॉपर्टीज आपको बताई होंगी, जिसके अंदर फिजिकल स्टेट वाज वन ऑफ द प्रॉपर्टी, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट वन ऑफ द प्रॉपर्टी, सॉल्युबिलिटी वाज अ प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी वाज अ प्रॉपर्टी, आयनिक रिएक्शन वाज अ प्रॉपर्टी एंड नॉन डायरेक्शनल कैरेक्टरिस्टिक्स वाज अ प्रॉपर्टी। एक एक करके इन सारी चीजों को हम लोग समझते हैं। प्रायर टू दैट मैं चाहता हूं कि आप एक छोटा सा कॉन्सेप्ट सीखें ताकि आप समझ पाएं कि आयनिक बॉन्ड कब फॉर्म होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, बिकॉज अगर आपको यही नहीं समझ में आएगा कि आयनिक बॉन्ड फॉर्म कब करेगा, तो आप आगे का कॉन्सेप्ट कहां से सीखेंगे। तो आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन के बारे में थोड़ी सी जानकारी मैं आपको देना चाहता हूं। देखिए, जब कभी भी कोई आयनिक बॉन्ड फॉर्म होता है, उसके अंदर 3 एनर्जीज इन्वॉल्व होती हैं। ध्यान से देखिएगा, देयर आर 3 एनर्जीज इन्वॉल्व इन इट। बहुत ही टेक्निकल बात बोल रहा हूं, इसलिए कोशिश करना है इसको पहली बार में समझ लेने का। पहली बार में समझ में आ जाएगा तो काम खत्म। एक एनर्जी जो इसके अंदर इन्वॉल्व होती है, जिसको हम लोग कहते हैं आयोनाइजेशन एंथैल्पी। क्या बोलते हैं इसको? आयोनाइजेशन एंथैल्पी। एंथैल्पी मींस एनर्जी ओनली। इन केमिस्ट्री द वर्ड एनर्जी इज नोन एज एंथैल्पी। एक होता है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, एक है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, और एक है लैटिस एनर्जी। लैटिस एनर्जी, we'll talk about each one of them individually in order to understand the concept of ionic bond formation. क्या है पहला वाला जो टर्म है आयोनाइजेशन एंथैल्पी, वो उसका क्या मतलब है, इसको ऐसे समझिए। whenever an electron is removed from a particular atom, we provide some energy to it in order to remove that electron. हम मेटल्स में एटम इलेक्ट्रॉन देकर स्टेबल होता है, तो खुद से वो इलेक्ट्रॉन नहीं देता है। वी रिक्वायर सम एनर्जी विच इज प्रोवाइडेड टू दैट पर्टिकुलर एटम इन ऑर्डर टू रिमूव दैट इलेक्ट्रॉन। तो आप इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए उस पर्टिकुलर एटम पे एनर्जी देते हैं। दैट एनर्जी इज नोन एज आयनाइजेशन एनर्जी। आप आयन बनाना चाहते हैं किसी मेटल को, मेटल इज कन्वर्टेड इनटू मेटल आयन। मेटल किस में कन्वर्ट हो रहा है? मेटल आयन में कन्वर्ट हो रहा है। तो दिस एनर्जी इज प्रोवाइडेड। आप इस एनर्जी को क्या करते हैं? प्रोवाइड करते हैं। ये एनर्जी इज प्रोवाइड करते हैं, यानी एनर्जी इज एब्सॉर्ब। एनर्जी इज एब्सॉर्ब। आप एनर्जी दे रहे हैं इन ऑर्डर टू कन्वर्ट दिस पर्टिकुलर बॉन्ड इनटू एन आयनिक बॉन्ड। ठीक है। सेकेंड एक एनर्जी है, दैट इज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। व्हाट इज इलेक्ट्रॉन गेन? जब कभी भी कोई नॉन मेटल आयन में कन्वर्ट होता है, तो वो इलेक्ट्रॉन को क्या करता है? गेन करता है। बिना इलेक्ट्रॉन के गेन किए हुए संभव नहीं है बॉन्ड फॉर्मेशन। तो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो वो स्टेबल हो रहा है, बिकॉज उसके आउटरमोस्ट सेल में अगर 7 हैं, एक इलेक्ट्रॉन गेन किया तो 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो नॉन मेटल भी किस में कन्वर्ट हो रहा है? नॉन मेटल आयन में। नॉन मेटल इज कन्वर्टेड इनटू नॉन मेटल आयन। नॉन मेटल आयन में वो कन्वर्ट हो रहा है, और इसमें जब वो कन्वर्ट हो रहा है तो इट इज गेटिंग स्टेबलाइज्ड। वो क्या हो रहा है? स्टेबल एक कॉन्फ़िगरेशन में कन्वर्ट हो रहा है। वंस इट इज कन्वर्टेड टू स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, द एनर्जी विल बी रिलीज्ड। वहां से एनर्जी क्या होता होगा? रिलीज्ड होता होगा। और तीसरा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दैट इज लैटिस एनर्जी। व्हेनेवर द metal ion and non-metal ion combine together to form a lattice structure। एक लैटिस स्ट्रक्चर मतलब एक सॉलिड स्ट्रक्चर में फॉर्म करता है। आयनिक बॉन्ड्स सॉलिड्स में होते हैं, क्योंकि सॉलिड कंपाउंड में जैसे NaCl ले लीजिए, नमक है वो सॉलिड नेचर का है, तो वो सॉलिड क्रिस्टल में रहता है। तो अगर वो क्रिस्टल बन रहा है, तो क्रिस्टल बनते वक्त जो एनर्जी वो रिलीज करेगा, दैट एनर्जी इज नोन एज लैटिस एनर्जी। मींस लैटिस क्रिस्टल बनने में जो वो एनर्जी रिलीज करेगा, जो वो एनर्जी रिलीज करता है, दैट इज कॉल्ड एज लैटिस एनर्जी। समझने वाली बात यहां पर यह है कि 2 एनर्जीज रिलीज हो रही हैं और एक एनर्जी क्या हो रहा है? एब्सॉर्ब हो रहा है। 2 एनर्जी इज गेटिंग रिलीज्ड, 1 एनर्जी इज गेटिंग
एब्जॉर्ब। लेक्चर नंबर 1 में मैंने आपसे बताया था कि जब कभी भी कोई एटम मॉलिक्यूल में बदलता है या एटम के साथ इंटरैक्ट करता है, द बेसिक कंडीशन इज कि एटम के साथ अगर कंबाइन कर रहा है तो उसकी एनर्जी क्या होनी चाहिए, मिनिमम होनी चाहिए। पोटेंशियल एनर्जी उसकी क्या होनी चाहिए, मिनिमम। अगर पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है मतलब वो मैक्सिमम एनर्जी रिलीज करना चाहिए, तभी ना अपने मिनिमम एनर्जी स्टेट में आएगा। और अगर वो मिनिमम एनर्जी स्टेट में आना चाहता है, मतलब अगर कोई आयनिक बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, इसका मतलब द समेशन ऑफ लैटिस एनर्जी प्लस इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी शुड बी ग्रेटर देन आयनाइजेशन एंथैल्पी। और ऐसा अगर एनर्जी का इक्वेशन बैठा तभी आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। यह बात आपको समझ में आनी चाहिए कि आयनिक बॉन्ड तभी फॉर्म होता है जब समेशन ऑफ लैटिस एनर्जी एंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज ग्रेटर देन दी आयनाइजेशन एनर्जी। आयनाइजेशन एनर्जी में आप सिस्टम को एनर्जी दे रहे हैं, बाकी दो में आप सिस्टम से एनर्जी रिलीज हो रहा है। रिलीजिंग एनर्जी मींस सिस्टम का एनर्जी कम हुआ, और अगर सिस्टम का एनर्जी कम होगा तो वो क्या करेगा, खुद को स्टेबलाइज्ड फॉर्म में पाया जाएगा। ये बात मेरे ख्याल से आपको समझ में आ रही होगी। अगर ये बात आपको समझ में आई लगे हाँ, तो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और है जो मैं चाहता हूं आपको सिखाना, वो भी देख लीजिए। डेल्टा जी इज इक्वल टू होता है डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। वैसे ये पूरा का पूरा फॉर्मूले का डेरिवेशन सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बाद आप समझ पाएंगे। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बाद ये गिब्स फ्री एनर्जी का इक्वेशन है। डेल्टा जी इज गिब्स फ्री एनर्जी। गिब्स फ्री एनर्जी क्या होता है, अभी इस सब के बारे में आप ज्यादा चिंता नहीं करिए, जब हम लोग थर्मोडायनेमिक्स पढ़ेंगे तो उसमें मैं आपको बहुत डिटेल में समझाऊंगा। समझ में सिर्फ ये आनी चाहिए कि किसी भी सिस्टम के लिए अगर वो रिएक्शन होना है या कंपाउंड फॉर्मेशन होना है तो उस सिस्टम के लिए डेल्टा जी क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। फॉर दैट पर्टिकुलर सिस्टम द एनर्जी शुड बी नेगेटिव, गिब्स फ्री एनर्जी शुड बी नेगेटिव। अब ये गिब्स फ्री एनर्जी नेगेटिव कब होगी, ध्यान से देखिए, जब ये माइनस साइन के बाद वाला चीज बड़ा होगा। सिंपल मैथमेटिक्स है, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। तो ये माइनस साइन के बाद वाला चीज अगर बड़ा हो गया तो ओवरऑल डेल्टा जी क्या हो जाएगा, नेगेटिव। डेल्टा जी को नेगेटिव होने में टी इंटू डेल्टा एस का प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। यानी जब कभी भी आप कोई भी प्रोडक्ट फॉर्म कर रहे हैं तो पहला कंडीशन उसका टेम्परेचर हाई हो, दूसरा कंडीशन है उसकी रैंडमनेस हाई हो। व्हाट इज रैंडमनेस, डेल्टा एस इज एंट्रोपी। डेल्टा एस क्या है, एंट्रोपी है। अभी सिर्फ वर्ड कान के अंदर जाना चाहिए, इससे ज्यादा आपको इससे मतलब नहीं है। डेल्टा एस इज व्हाट, एंट्रोपी, डेल्टा एच इज एंथैल्पी एंड डेल्टा जी इज गिव्स फ्री एनर्जी। ये तीनों वर्ड खाली कान में रखिए। एंट्रोपी एक ही चीज है। मुझे बताइए सॉलिड्स आर मोर रैंडम और गैसियस आर मोर रैंडम? ऑब्वियसली गैसियस आर रैंडम। तो अगर मुझे कोई भी बॉन्ड फॉर्मेशन करना है तो वो किस स्टेट में जाके करना चाहिए, गैसियस स्टेट में। वंस गैसियस स्टेट में बॉन्ड फॉर्म कर जाए उसके बाद फिर वापस से आप उसको सॉलिड में कन्वर्ट कर लीजिए, कोई इशू नहीं है। क्यों, क्योंकि जब रैंडमनेस ज्यादा होगा यानी डेल्टा एस ज्यादा, टेम्परेचर हाई होगा, ऑब्वियसली जब आप सॉलिड को गैस में कन्वर्ट करेंगे तो टेम्परेचर देंगे तभी ना सॉलिड गैस में कन्वर्ट होगा। तो डेल्टा टी, डेल्टा एस और टी का अगर मल्टीप्लीकेशन का मैग्नीट्यूड बड़ा हुआ तो इसके सामने कौन सा साइन लगा हुआ है, नेगेटिव। तो डेल्टा जी ऑब्वियसली क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। और जिस सिस्टम के लिए डेल्टा जी नेगेटिव होता है उस सिस्टम के लिए आयनिक बॉन्ड आसानी से फॉर्म हो जाता है। तो मैंने आपसे दो कंडीशन बताया, कब कब आयनिक बॉन्ड फॉर्म होगा, एक जब सिस्टम के लिए डेल्टा जी नेगेटिव हो, सेकेंड जब समेशन ऑफ लैटिस एनर्जी प्लस इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी विल बी ग्रेटर देन दी आयनाइजेशन एंथैल्पी। ये दो कंडीशन आपको आयनिक बॉन्ड के कॉन्सेप्ट में पता होना चाहिए। एंथैल्पी, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, डेल्टा एच इज एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, डेल्टा जी इज गिव्स फ्री एनर्जी, डेल्टा एस इज एंट्रोपी। ये आयनिक बॉन्ड के बारे में एनर्जी डायग्राम, एनर्जी डायग्राम मतलब एनर्जी पिक्चर कि एनर्जीज के साथ क्या होता है जब आयनिक बॉन्ड फॉर्म करता है, बेसिक आइडिया इतना आपको होना चाहिए। अगर आप 12th में होते या शायद
उसके बाद जब आप आईआईटी या नीट की तैयारी करते हैं उस टाइम अगर आप मेरे से भेंट कर रहे होते हैं तो शायद मैं इसको और अच्छे से और डिटेल में बता पाता, पर इतना से ज्यादा अभी आपको बोलना ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि नहीं तो फिर आपके सब जो अंदर के तंत्र मंत्र हैं वो सब पाठ पूर्जा हिलने लगेगा। तो इसलिए उससे ज्यादा बोलने की आवश्यकता नहीं, पर एक जनरल आइडिया आपको लग गया होगा हाउ एनर्जी एक्चुअली वर्क्स। और एनर्जी ही सारा खेला है ना, बॉन्ड बनना माने एनर्जी का खेला है। जो स्टेबल बॉन्ड है मतलब उसकी एनर्जी कम है, एनर्जी कम है मतलब ओवरऑल एनर्जी कम है। भाई मैं मान लीजिए बहुत ज्यादा मेहनत कर रहा हूं, एक दिन में मान लीजिए 7 घंटा 8 घंटा पढ़ा रहा हूं, इसी के लिए ना कि एक दिन ऐसा कुछ हो जाए कि इतना पैसा आने लग जाए कि और मेरे को कष्ट होना नहीं पड़े, जो 8 घंटा 9 घंटा लगातार खड़े होकर पढ़ा रहा हूं, इसीलिए ना कि और हो सकता है 5 साल ऐसे मेहनत करना पड़े, उसके बाद एक ऐसा समय आ जाए कि अब और इतना मेहनत करके पैसा कमाने की जरूरत नहीं, आपने सारा जो माने एक जगह पर पहुंचना था उधर पहुंच गए। ये यहां भी हो रहा है। आप क्या कर रहे हैं, एनर्जी के साथ कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस कर रहे हैं। भाई कुछ एनर्जी बनने में, कुछ एनर्जी सिस्टम में, दोनों में से ओवरऑल क्या होना चाहिए, आपको प्रोडक्टिविटी ज्यादा होना चाहिए, ओवरऑल एनर्जी रिलीज होना चाहिए। अगर ओवरऑल में एनर्जी रिलीज हो गया, काम खत्म। सेम सॉल्युबिलिटी के साथ भी होता है, जब अभी सॉल्युबिलिटी पढ़ाऊंगा तो उसको भी डिस्कशन कर लेंगे। राइट, फिजिकल स्टेट पहला लिखें, फिजिकल स्टेट। These compounds generally exist as crystalline solids. These compounds generally exist as crystalline solids known as crystal lattice. Crystal lattice. These compounds generally exist as crystalline solid known as crystal lattice, which consist of orderly three-dimensional arrangement, which consist of orderly three-dimensional arrangement of cation and anion held together by Coulombic interaction. Three-dimensional arrangement of cation and anion held together by Coulombic interaction. Coulombic interaction means electrostatic force of attraction. तो कुलम्बिक इंटरेक्शन के बगल में लिख लीजिएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो ये जो सारा मैंने बताया है वो आप समझ पा रहे होंगे, क्योंकि ये अल्टीमेटली इट इज द फॉर्मेशन ऑफ लैटिस। और लैटिस किसे कहते हैं, ये शायद मैंने आपसे कई बार पहले भी कहा होगा। जब इस प्रकार से एटम्स चाहे कैटायन या एनायन अपने आप को इस प्रकार से जब अरेंज करते हैं एक पर्टिकुलर 3-डायमेंशनल अरेंजमेंट के अंदर, तो उसे ही हम क्या कहते हैं, क्रिस्टल लैटिस का नाम देते हैं। दिस इज वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ क्रिस्टल लैटिस इन विच द बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड इन दिस पर्टिकुलर वे, इन विच द बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड इन दिस पर्टिकुलर वे। यहां पे जो कोने कोने पर हैं इसे आप क्या कहते हैं, लैटिस पॉइंट। दीज ऑल पॉइंट्स आर कॉल्ड एज लैटिस पॉइंट। और इन लैटिस पॉइंट के अलावा भी इस सिस्टम में इलेक्ट्रॉन्स कैटायन या एनायन प्रेजेंट होते हैं, दैट कैन बी आइदर ऑन द सेंटर और ऑन द फेस सेंटर या और ऑन द एंड सेंटर्स। तो इस प्रकार से आप ये डायग्राम अपनी कॉपी में बना लें कि इस प्रकार से कैटायंस और एनायंस आपस में एक जगह पर रहते हैं, और इससे जो लैटिस बनता है, ये बनने के क्रम में वो कुछ एनर्जी रिलीज होता है, उसको क्या बोलते हैं, लैटिस एनर्जी के नाम से जानते हैं। गॉट इट? ये बनाइए। हाँ, ये बनाना नहीं है, बोर्ड है वैसे तो, पर आपको इसे ड्रॉ करना है अपनी कॉपी में। ये अगर बनाना होता तो फिर क्या था, ये बोर्ड है। और बात है कि बी से बनाना, बी से बोर्ड, पर ये बोर्ड है और इस पर जो ड्राइंग बना हुआ है वो आपको ड्रॉ करना है, बनाना नहीं है। कल एक लड़की ने मेरे को गाली दे दिया, बोला वीडियो आप लोगों ने देखा नहीं देखा। ये देखिए, हेडफोन लगा के सुने आप लोग? नहीं। आज जाके चेक करिएगा, सब कुछ यही बता दें। आज जाके चेक करिएगा। कौन सी दीदी? 12th की।
शालवी। जो मोटी सी है। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, सेकेंड पॉइंट, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। स्लो, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। मैं फास्ट हूं तो होना ही चाहिए, टीचर फास्ट नहीं हुआ तो फिर कैसे होगा? अरे आपके जल्दी बोलने से बहुत ज्यादा प्रैक्टिस हो गया है। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, राइट। अब देखिए, अगर ध्यान से समझिए, किसी सिस्टम का लैटिस एनर्जी अगर ज्यादा है, किसी सिस्टम का लैटिस एनर्जी अगर ज्यादा है, मतलब उसको फॉर्म होने में उसने बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज किया है। लैटिस एनर्जी ज्यादा होने का मतलब है जब वो फॉर्म हो रहा था तो उसने बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज किया है। अब अगर वो बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज होकर फॉर्म हुआ है और मैं चाहता हूं उसे तोड़ना, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट मींस यू वांट टू मेल्ट इट, आप उसके स्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं, तोड़ना चाहते हैं। तो अगर वो खुद ही फॉर्म हुआ है बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज करके, तो जब तक उतनी एनर्जी आप उसमें नहीं दीजिएगा तो टूटेगा नहीं, टूटेगा। यानी जिस सिस्टम का लैटिस एनर्जी ज्यादा, उसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा। पर जनरली ऐसा देखा गया है कि लैटिस एनर्जी इज रिलेटेड टू आयनिक बॉन्ड्स ओनली, whereas there are some other bonds also present such as covalent bond, coordinate bond, metallic bond। तो आयनिक बॉन्ड जो होता है उसकी अगर मैं बात करूं स्ट्रेंथ की, तो लैटिस एनर्जी के टर्म्स में जब हम लोग बात करते हैं तब तो आप सारी चीजें ठीक कह रहे हैं, लेकिन क्या कोवेलेंट बॉन्ड बनता है तो वो भी लैटिस एनर्जी पोजेस करेगा? जरूरी नहीं है, क्योंकि कोवेलेंट बॉन्ड इज बिकॉज ऑफ शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, और जरूरी नहीं कि जब जब आप कोवेलेंट बॉन्ड बना रहे हो तो सॉलिड नेचर का हो, तो फिर वहां पे ये कॉन्सेप्ट वैलिडेट नहीं रहता है। लेकिन व्हेनेवर यू आर कंपेयरिंग टू आयनिक कंपाउंड्स, दो आयनिक कंपाउंड को जब आप कंपेयर कर रहे होंगे तो जिसकी लैटिस एनर्जी ज्यादा होगी उसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा। तो यहां पर आप लोगों को में से एक डाउट पूछना चाहिए, सर लैटिस एनर्जी किन किन चीजों के ऊपर डिपेंड करता है? भाई आप दो आयनिक कंपाउंड दिया हुआ है, मुझे कैसे पता चलेगा कि किसका लैटिस एनर्जी ज्यादा और किसका लैटिस एनर्जी कम? लैटिस एनर्जी दो पॉइंट के ऊपर डिपेंड करता है। अगर ये सब आपने लिख लिया हो तो मैं बोर्ड को मिटा दूं, बोर्ड पर जो लिखा हुआ है उसे मिटा दूं। बोर्ड को मिटाना संभव नहीं है, बोर्ड पर जो लिखा हुआ है उसे मिटा देता हूं। तो ध्यान से देखिए, क्या बोल रहा था मैं? लैटिस एनर्जी जो है वो दो चीजों के ऊपर डिपेंड करता है। लैटिस एनर्जी डिपेंड्स अपॉन टू थिंग्स, वन इज चार्ज ऑन द कैटायन, वन इज चार्ज ऑन द कैटायन एंड द सेकेंड इज साइज ऑफ द कैटायन। आपके मन में एक डाउट आएगा, साहब एनायन ने क्या बिगाड़ा है सर, तो सिर्फ आप कैटायन कैटायन के बारे में ही बात कर रहे हैं। ये मन में आपके डाउट आना चाहिए, बिकॉज बॉन्डिंग तो कैटायन और एनायन दोनों के बीच में होती है। वाई वी आर ओनली कंसिडरिंग कैटायन, वाई नॉट एनायन? वी आर नॉट कंसिडरिंग एनायन बिकॉज एनायन के पास पोलराइजेबिलिटी नहीं होती। कहेंगे सर आज सिर्फ बाउंसर पे बाउंसर ही फेंके जा रहे हैं आप। तो पोलराइजेबिलिटी क्या है इसको भी समझते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। आगे चल के समझाऊं या अभी समझा दूं? फर्क क्या पड़ता है, कॉन्सेप्ट सीखना है। पोलराइजेबिलिटी क्या है? जब कभी भी आप किसी कैटायन के प्रेजेंस में एक एनायन को लेकर आते हैं तो वहां पे मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था दो तरह के फोर्सेस काम करते हैं। ये एटम सामने वाले एटम के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर खींचेगा और उसके इलेक्ट्रॉन्स इस एटम के इलेक्ट्रॉन्स को धक्का लगा के दूर बैठाएंगे। ऑब्वियस फोटो बना के दिखाना पड़ेगा, नहीं। पहले लेक्चर में बनाए थे, नहीं ध्यान है तो देख सकते हैं। सपोज दिस इज योर कैटायनिक पार्ट एंड दिस इज योर एनायनिक पार्ट। ये एनायन है और ये कैटायन है। इसके आउटर मोस्ट शेल में कुछ इलेक्ट्रॉन्स होंगे और इसके भी आउटर मोस्ट शेल में कुछ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ध्यान से देखिए, ये इन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर खींच रहा होगा क्योंकि ये इसका अट्रैक्शन नेगेटिव चार्ज है, इसको खींच रहा होगा। वेयरएज ये भी इन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर क्या कर रहा होगा, खींच रहा होगा। तो ये सारे खिंचाव हो गए। वेयरएज एक टकरार भी हो रहा होगा। क्या टकराव हो रहा होगा? ये इलेक्ट्रॉन आपस में एक दूसरे को क्या कर रहा होगा, रिपेल कर रहा होगा। यहां पर भी अगर इलेक्ट्रॉन होता तो ये भी आपस में एक दूसरे को क्या कर रहा है, रिपेल कर रहा है, और ये भी आपस में एक दूसरे को क्या कर रहा है, रिपेल कर रहा है। तो दो तरह के फोर्सेस वहां पर काम करते हैं। लेकिन जो कैटायन होता है उसका
खींचने का शक्ति ज्यादा होता है। अब आप कहिएगा सर ई क्या बात आप बोल दिए कि कैटायन के खींचने की शक्ति ज्यादा कैसे होती है, उसको भी समझते हैं कैसे खींचने की शक्ति ज्यादा है। अगर मैं कह रहा हूं ये सोडियम है जो कि प्लस चार्ज पोजेस करता है, ये क्लोरीन है जो कि नेगेटिव चार्ज पोजेस करता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन इसके 11, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 10, नंबर ऑफ प्रोटॉन ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कम, तो ये इलेक्ट्रॉन्स को आसानी से खींच सकता है क्योंकि 10 ही इलेक्ट्रॉन को 10 प्रोटॉन खींच लिए, एक एक्स्ट्रा प्रोटॉन बचा हुआ है जो बाहर के इलेक्ट्रॉन को भी अपनी ओर खींच सकता है। वेयर एज जब आप इसके प्रोटॉन्स की बात करेंगे तो इसके प्रोटॉन की संख्या 17 पर इलेक्ट्रॉन की संख्या 18, खींचने वाला कम खिंचाने वाला ज्यादा, तो ऑब्वियसली सबको तो नहीं खींच पाएगा। बचपन का प्यार है, कितना ही दूर तक संभाला जाए, तो ये सबको तो नहीं खींच पाएगा। ये 17 इलेक्ट्रॉन जो है, 17 प्रोटॉन जो है वो 18 इलेक्ट्रॉन में से 17 को तो मैनेज कर लेंगे, पर एक इलेक्ट्रॉन जो छूटा हुआ रहेगा, फ्री है, बाहर घूम रहा है। ये बात समझ में आ गई। अब इन दोनों में खींचने की शक्ति किसकी ज्यादा है? इसकी, क्योंकि इसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या है? कम है। इसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो ज्यादा है लेकिन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो ज्यादा है लेकिन इलेक्ट्रॉन से कम है, तो ये तो बेचारा अपना नहीं खींच पा रहा, दूसरे का क्या खींचेगा? ये अपना इलेक्ट्रॉन खुद के नहीं संभाल पा रहा है, तो ये दूसरे का क्या खींचेगा? तो इस हिसाब से किसकी पोलराइजेबिलिटी ज्यादा होगी? कैटायन की। एग्जांपल दिया था बेसिकली कैटायन की। दैट्स व्हाई वी आर टॉकिंग अबाउट ओनली दी कैटायनिक पार्ट, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट दी एनायनिक पार्ट, क्योंकि लैटिस एनर्जी इज एक्चुअली एसोसिएटेड विद द पोलराइजेशन पावर एंड पोलराइजेशन पावर इज विथ कैटायंस ओनली, उसका एनायन से लेना देना नहीं है। मतलब होता है खींचना। पोलराइजेशन मतलब उसमें कितना पोलैरिटी डेवलप हो जाए। आप उसके इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच लेंगे तो आपके ऊपर माइनस चार्ज आ जाएगा, उसके ऊपर प्लस चार्ज आ जाएगा, तो आप कितना उसको अपनी ओर खींच पा रहे हैं, दैट इज पोलराइजेशन। पोलराइजेशन मींस पोल्स डेवलप करना, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का अलग अलग होना। पोलराइजेशन यहां पर इस प्रकार से। अब देखिए मैं 3 एग्जांपल लिख रहा हूं, ये एग्जांपल्स को अगर आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ये NaCl, दिस इज MgCl2, दिस इज AlCl3, क्लोरीन कांस्टेंट है, सोडियम के ऊपर +1 चार्ज, मैग्नीशियम के ऊपर +2 चार्ज और एल्युमिनियम के ऊपर +3 चार्ज। कौन ज्यादा अच्छा खींच सकता है सामने को वाले को? जिसके पास चार्ज ज्यादा होगा, पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा, यानी उसके इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा निकल गए होंगे तो उसके पास पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा, और पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा तो दूर दूर से खींच के अपनी ओर बुला लेगा, तेरी ओर हाय रब्बा, गाना गाते गाते नहीं। लेकिन जब मैं बात करता हूं, एक ये तो हो गया एक व्हाट डू वी कॉल इट इन अ पीरियड, ये हो गया इन अ पीरियड। लेकिन व्हेन वी टॉक अबाउट इन अ पर्टिकुलर ग्रुप, सोडियम के ऊपर लिथियम, ली ना की रब से फरियाद तो छोड़ दीजिए। अब अगर मैं इसकी बात कर रहा हूं, तो इसके ऊपर भी +1 चार्ज है, इसके ऊपर भी +1 चार्ज है, इसके ऊपर भी +1, इसके ऊपर भी +1, इसके ऊपर चार्ज इज कांस्टेंट, बट जिसका साइज छोटा वो न्यूक्लियस के नजदीक, और जो न्यूक्लियस के नजदीक वो ज्यादा अच्छा खींच पाएगा दूसरे के इलेक्ट्रॉन को। सीजियम की बात करें तो इसका साइज बहुत बड़ा, ये तो अपना आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को ठीक से नहीं खींच पा रहा साइज की वजह से, ये दूसरे का इलेक्ट्रॉन कहां से खींचेगा? तो इसकी जब मैं बात करूं तो जिसका साइज छोटा उसकी पोलराइजेबिलिटी ज्यादा, पोलराइजेबिलिटी इज डायरेक्टली लैटिस एनर्जी ओनली, यानी लैटिस एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज ऑफ कैटायन एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ द कैटायन। जिसका साइज कम उसकी लैटिस एनर्जी ज्यादा। होप कि ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है। अब आप मेरे से ये डाउट में पूछेंगे सर लैटिस एनर्जी का वेरिएशन कैसे होता है? ये 2 एग्जांपल मेरे ख्याल से मोर देन सफिशिएंट था इन ऑर्डर टू एक्सप्लेन व्हाट इज लैटिस एनर्जी एंड उसके रिलेटेड बातें। तो ये मैंने आपसे कहा क्यों? इन ऑर्डर टू एक्सप्लेन यू व्हाट इज मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। जिसकी लैटिस एनर्जी ज्यादा होती है उसकी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होती है। तो पहले पॉइंट लिख लीजिएगा, उसके नीचे सारा चीज खुद के डायग्राम वायग्राम जैसे समझाना है आप अपने आप को समझा लीजिएगा, राइट? इन आयनिक कंपाउंड्स द आयंस आर टाइटली हेल्ड टुगेदर, द आयंस आर टाइटली हेल्ड टुगेदर by strong electrostatic force, by
strong electrostatic force. Hence, a huge amount of energy. और वो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो है क्या? What is that? That is lattice energy. That is only lattice energy. तो आप लिख लीजिए ब्रैकेट में that वो जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो है क्या? That is lattice energy. स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ब्रैकेट में लिख लीजिए that is lattice energy. Hence, a huge amount of energy is required to break this lattice force. Hence, the huge amount of energy is required to break this lattice force. Therefore, it possesses high melting and boiling point. High melting और boiling point ionic compounds possess करते हैं. अभी हमने इसको कंपेयर नहीं किया है कि कोवलेंट से ज्यादा कि कोवलेंट से कम, ये नहीं बात कर रहे हैं. अभी सिर्फ बात कर रहे हैं कि आयनिक कंपाउंड्स के बीच में किसकी एनर्जी ज्यादा होगी और किसकी एनर्जी कम होगी. Therefore, it possesses high melting and boiling point. लैटिस एनर्जी पैदा ही होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से. और खिंचाव क्या है? फोर्स ही ना है. तो ये जो इसको खींच रहा है, मैंने कहा एल्युमिनियम ज्यादा अच्छा खींच पाएगा कि मैग्नीशियम की सोडियम, तो आपने कहा नहीं एल्युमिनियम खींचेगा. क्यों खींचेगा? किसको खींचेगा? इलेक्ट्रॉन को खींचेगा. किस फोर्स से खींचेगा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से. व्हाट इज दैट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन? दैट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. ये तो मैंने पहले क्लास में आपको बताया था. F इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 बाई R स्क्वायर. खैर, ये बात समझ में आ गई. अभी ये जो भी मैंने बोर्ड पर समझाया है इसमें आपको जो भी लगे कि हाँ यार इसको लिख लेना चाहिए, 2 पॉइंट तो जरूर लिखिएगा. लैटिस एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज ऑफ कैटायन एंड लैटिस एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द साइज ऑफ कैटायन. साइज अगर बहुत बड़ा होता है तो उसकी लैटिस एनर्जी कम. जिसकी लैटिस एनर्जी कम उसको तोड़ने में भी एनर्जी ज्यादा लगती है. जिसकी लैटिस एनर्जी ज्यादा उसको तोड़ने में एनर्जी कम. लैटिस एनर्जी मतलब कम एनर्जी रिलीज हुआ तो बड़ी आसानी से टूट जाएगा. ज्यादा लैटिस एनर्जी मतलब ज्यादा एनर्जी रिलीज किया तो ज्यादा एनर्जी देकर उसे तोड़ना पड़ेगा. हेडिंग डालें सॉल्युबिलिटी. हेडिंग डालें सॉल्युबिलिटी. हाँ होता है. अब सारा चीज अब भाई पढ़ा दें तो फिर अगले साल क्या पढ़ोगे हमसे? मतलब जब ड्रॉप करोगे बाई चांस तो सब इधर ही पढ़ लोगे तो उधर क्या करोगे? हैं? यही मैं बहुत ज्यादा पढ़ा रहा हूं तुम्हें. तो ये सब तुम्हारे सिलेबस में थोड़ी है. हमने कहा चलो ठीक है, थोड़ा ज्ञान एक्स्ट्रा हो जाए तो क्या है, फर्क पड़ता है. हो सकता है तुम भी इसी तरह बैठे बैठे क्लास से कहीं IIT NIT निकाल लो, नहीं जैसे और लोग निकाल रहे हैं. कहीं ना कहीं उन लोगों को भी पढ़ाया होगा ये सब, तब ना यही बैठे बैठे निकाल रहे हैं. अलग से IIT का फीस नहीं ले रहा हूँ मैं, डायरेक्टली निकाल ले रहा बच्चा लोग. तो इसलिए निकाल पा रहा है क्योंकि ये इतना डिटेल डिस्कशन आप कि ना आपके स्कूल के टीचर, हमको नहीं लगता है कि लैटिस एनर्जी बताया भी होगा कि क्या होता है. तो आप डिफरेंस तो आपको खुद ही पता चल रहा होगा. खैर, सॉल्युबिलिटी. हेडिंग डालें सॉल्युबिलिटी. देखिए ये भी बड़ा ही एक इंपॉर्टेंट सा कॉन्सेप्ट है. चाहूं तो मैं इसे 2 मिनट में पार कर सकता हूं, पर मैं नहीं चाहता कि मैं इसे पार करूं. रीजन भी नहीं, मैं अपने प्रोफेशन के साथ ईमानदार आदमी हूं. तो अपने प्रोफेशन के साथ ईमानदार रहेगा तब ना किसी दिन आपको भी ईमानदार मिलेगा, रिजल्ट ईमानदार वाला मिलेगा. चलिए ध्यान से देखिए. द कॉन्सेप्ट इज सॉल्युबिलिटी. सॉल्युबिलिटी को समझने के लिए सबसे पहले सॉल्युबिलिटी को समझने के लिए सबसे पहले सॉल्युबिलिटी ही लिखा हुआ है. चलिए सबसे पहले आपको ये समझ में आएंगे सॉल्युबिलिटी होता क्या है. इसको समझने के लिए आप एक छोटा सा उदाहरण देखिए. क्या उदाहरण है? सबकी मम्मी है, ऑब्वियसली होंगी, और सबकी मम्मी की एक पड़ोसी आंटी भी रहती हैं जो सबकी रहती हैं. उसमें पड़ोसी आंटी 2 तरह की रहती हैं. एक पड़ोसी आंटी का बिहेवियर मैं बताता हूं, दूसरी पड़ोसी आंटी का मैं बिहेवियर बताता हूं. हाँ, एक बेडरूम वाली और एक गेट तक वाली. तो ये जो गेट तक वाली आंटी हैं उनका बिहेवियर देखिए. जैसे वो आई तो जैसे उन्होंने कहा टिंग डोंग, वो छेदा एक रहता है गेट में बना हुआ, उससे आपने उसको देखा, वो देखो अरे शर्मा जी की वाइफ आई है. आप अपने बेटे को कह रहे हैं या अपनी बेटी को कह रहे हैं बोल दो आंटी से जाके कि मम्मी सोई हुई है, नहीं तो पूजा रूम में, नहीं तो बेस्ट नहाने गई हुई है. साला रिजल्ट बने, नहाएंगी उसके बाद पूजा करेंगी तब नाश्ता करेंगी तब फिर ये होंगी. मतलब 1.5-2 घंटे का शेड्यूल दे दो कि चली जाए. अच्छा, एक दूसरी आंटी फिर ऐसे टिंग डोंग, देखी
अधिकारी मिश्रा जी की वाइफ हैं, तुरंत सारा गेट खुला है। अच्छा, डोंट गेट इनटू दैट मिश्रा जी, दैट कैन बी सिंह जी ऑल्सो। आप लोग अलग तरीके से ले रहे मेरे बातों को। तो सिंह जी की वाइफ आई और उसको उनको लिया, अरे अरे आई 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 ये कैसे हैं, मैं इतना मतलब मिस कर रही थी आपको, और अभी तीज भी गया, तीज पे इतना सुंदर साड़ी ली, आप तो देखे भी नहीं, आप तो गए हुए थे अपने बेटी के घर पे। आई 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 उसको लेके पूरा कहाँ तक चलेगा, बेडरूम तक। बेडरूम बोली लेटिए ना, तकिया ले लीजिए, आराम से लेटिए। उसके बाद वो ड्रॉर अपना उन्होंने खोला, अरे ये मैंने ना शादी की सालगिरह में एडवेंट ने दिया, ये तीज में लिया, अभी दुर्गा पूजा आने वाला है, उस पर ये साड़ी ली हूँ, कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, नहीं इसका कलर थोड़ा ठीक है, कोई नहीं, चलेंगे हम लोग इसको चेंज करके नया ले लेंगे। तो इस तरह की भी एक आंटी आपके घर में आती हैं। एक आंटी ऐसी हैं जिनको आप दोनों मतलब खोलकर उनको एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हैं, और एक आंटी ऐसी आई जिसको देख के आप प्रणाम करके भाग गए वहां से। कुछ ऐसा ही होता है इन एटम्स के साथ भी। ये एटम्स क्या करते हैं, सपोज करिए मैं सोडियम क्लोराइड का ही एग्जांपल लेता हूं। तो सोडियम अगर ये प्लस है तो सोडियम क्या करता है, इस पर्टिकुलर ये जो आयन है उसको इस प्रकार से चारों साइड से घेर लेता है, एज इफ कि इसके ऊपर डेल माइनस चार्ज था, इसके ऊपर डेल माइनस, इसके ऊपर डेल माइनस, इसके ऊपर डेल माइनस, और इसने इसको चारों साइड से घेर रखा है, वो प्यार करने वाली आंटी की तरह, मतलब जो जिसको आप बेडरूम तक का भी परमिशन है। और सिमिलरली जो दूसरा आपका क्लोरीन माइनस है उसको भी हाइड्रोजन ने कुछ इसी प्रकार से घेर के रखा हुआ है, उसने हाइड्रोजन ने भी कुछ इसी प्रकार से घेर के रखा हुआ है, इसके ऊपर डेल प्लस, इसके ऊपर डेल प्लस, तो ये चारों साइड से हाइड्रोजन भी इसको इसी प्रकार से घेर के रखा हुआ है कि नहीं नहीं आपको तो अब जाने नहीं देंगे, खाना खा के जाइएगा। ऐसे कैसे, मतलब आई हैं इतने दिनों बाद तो बिना नाश्ता किए कैसे छोड़ देंगे, मतलब इस तरह टाइप का। तो ये भी क्लोरीन भी अपने आप को ना पूरा एकदम पैम्पर्ड फील कर रहा है कि दुनिया में अगर कहीं जन्नत है तो वो सिर्फ और सिर्फ शर्मा जी की या वर्मा जी की घर में। वो आंटी के बिहेवियर को लेकर होता क्या है, जब कभी भी हम सॉल्युबिलिटी की बात करते हैं तो सॉल्युबिलिटी इज डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ हाइड्रेशन एंथैल्पी। हाइड्रेशन एंथैल्पी के टर्म्स में हम इसे डिफाइन करते हैं, एंथैल्पी। हाइड्रेशन एंथैल्पी क्या है, वाटर जो है वो ऑलरेडी आपस में कुछ एक बॉन्डिंग में सेटिंग करके रखा हुआ है। अब आप क्या कर रहे हैं, उसके एनर्जी को तोड़ रहे हैं। उसकी एनर्जी वो जो जिस सेटिंग में हाइड्रोजन हाइड्रोजन के साथ, मान लीजिए वाटर वाटर मॉलिक्यूल के साथ बॉन्ड बनाया हुआ था, तो उस बॉन्ड को आप तोड़ के, और सोडियम जब उसके अंदर घुसा तो वो वाटर मॉलिक्यूल ने क्या किया, सोडियम के साथ एक बॉन्ड बना लिया। तो आप अपने ओरिजिनल बॉन्ड को तोड़ेंगे और एक नया बॉन्ड बनाएंगे। कब आप ज्यादा चांसेस है कि आप उसको घेर लीजिएगा, तब जब आप इस बॉन्ड को तोड़ने में जितनी एनर्जी लगा रहे हैं उससे ज्यादा एनर्जी इसके बनने पर रिलीज हो जाए। ऐसा होने पर जो अमाउंट ऑफ एनर्जी है अगर वो ज्यादा रिलीज हो गया जितना कि आपने, जब वाटर मॉलिक्यूल आपस में एग्जिस्ट कर रहा था, सपोज समथिंग लाइक दिस, द वाटर मॉलिक्यूल वाज एग्जिस्टिंग, ऐसे कुछ तरीके से वाटर मॉलिक्यूल एग्जिस्ट कर रहा था, तो इसके बीच में क्या था, हाइड्रोजन बॉन्ड था, तो ऐसे सारे हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े हुए थे। अब ये बॉन्ड तोड़ के अगर वो अपने आप को वाटर यहां लेकर आ रहा है, इसका मतलब है इसमें जो तोड़ने में एनर्जी लगा है वो एनर्जी से ज्यादा अगर एनर्जी रिलीज होगी तब तो वो इसको एनगल्फ करेगा, मतलब उसको सॉल्यूबल बनाएगा, और एल्स उसको सॉल्यूबल नहीं बनाएगा। तो यहां पे एक दो छोटा सा कॉन्सेप्ट है, मैं उसको फॉर्मूले के टर्म्स में लिखता हूं। हाइड्रेशन एंथैल्पी, हाइड्रेशन एंथैल्पी, एंथैल्पी, हाइड्रेशन एंथैल्पी मतलब द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग हाइड्रेशन, आप उसको घेर रहे हैं, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी। अगर किसी की सॉल्युबिलिटी ज्यादा है तो उसकी जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी हाइड्रेशन एंथैल्पी वो भी क्या होगी, ज्यादा होगी। और सेकेंड, सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैटिस एंथैल्पी, लैटिस एंथैल्पी। अब इसका क्या मतलब है, जब तक ये NaCl अपना सॉलिड वाला बॉन्ड नहीं तोड़ेगा तब तक ये घुलेगा कैसे। तो दो एस्पेक्ट हैं, एक वाटर का उन लोगों को गला लगाना, दूसरा वो NaCl का बॉन्ड टूटना। इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो अगर हाइड्रेशन एंथैल्पी बिकम्स ग्रेटर देन लैटिस एंथैल्पी, एंथैल्पी,
enthalpy, then only this particular solid gets dissolved into that particular solvent, or else संभव नहीं है। यानी इसको तोड़ने में जो एनर्जी लगेगी उससे ज्यादा एनर्जी रिलीज हो जाए अगर हाइड्रेशन में, एनर्जी शुड बी रिलीज्ड। ओवरऑल एनर्जी क्या होना चाहिए? रिलीज होना चाहिए। यानी ओवरऑल सिस्टम क्या होना चाहिए? स्टेबल होना चाहिए। स्टेबल होने के लिए जितना एनर्जी आपको उसको तोड़ने में लग रहा है उससे ज्यादा एनर्जी अगर रिलीज नहीं हुआ तो इसको क्यों ऐसा गला लगाएगा? नहीं लगाएगा। आप की मम्मी उन आंटी को देख के टेंशन में आ गई तब ना उसको बोली बोल दो पूजा वूजा कर रही है, हटाओ हटाओ। और जो दूसरी आंटी को देख के उनको लगा कि ये आएंगी, इनके साथ बात करेंगे, मन हल्का होगा, मन लगेगा, 4-5 घंटा पार हो जाएगा। बेटा लोग तो ऐसे भी अपना अपना मोबाइल में लगा रहता है, क्या पढ़ता है आजकल ऑनलाइन में, कुछ समझ नहीं आता है, तो कम कम 4-5 घंटा आंटी के साथ बात करेंगे तो आप खुद है ना, कई बार आपका मन हल्का होता है जब आप किसी आदमी से बात करते हैं। और कई बार ऐसा आदमी आ जाएगा तो अरे इसको निकालो यार, हटाओ इसको, तो टेंशन है। तो अभी क्या हो रहा है, पहले वाले आंटी के केस में आपका एनर्जी बढ़ गया, आप जो स्टेबल हो रहे थे आपका एनर्जी बढ़ गया, तो वहां पे लैटिस एनर्जी ज्यादा था, हाइड्रेशन एनर्जी कम। भेज दो बोल दो, अभी पूजा पाठ में लगी हुई है। लेकिन सेकंड केस क्या हुआ, जहां पे ये लैटिस एनर्जी कम था और हाइड्रेशन एंथैल्पी ज्यादा, यानी ओवरऑल रिलीज ऑफ एनर्जी ज्यादा हो गया। और रिलीज ऑफ एनर्जी ज्यादा हो गया, अरे वाह इतना स्टेबल लग रहा है, झंडू बाम लग गया डार्लिंग तेरे लिए, क्या? तो इस प्रकार से हाइड्रेशन एंथैल्पी व्हेन इज ग्रेटर देन लैटिस एंथैल्पी, in that case the solubility of particular solute takes place in solvent। लिखिए, ionic compound are soluble in solvents, ionic compounds are soluble in solvents like water having high polarity and हाई डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसके ऊपर इसी साल 2021 में नीट में एक क्वेश्चन पूछा गया था। 4 कंपाउंड दिए गए थे, चारों का डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट दिया गया था, कहा गया किसका डाइइलेक्ट्रिक ज्यादा है उसकी डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। नहीं वो क्या होता है वो छोड़ दीजिए, सब कुछ इसी क्लास में तो नहीं पढ़ाया जा सकता है, पर डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जिसका ज्यादा होता है उसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा होती है। बस इतना आप अभी ध्यान रखिए, जब डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पढ़ाने का टाइम आएगा तो पढ़ा दूंगा। आयनिक कंपाउंड्स आर सॉल्युबल इन सॉल्वेंट like water having high polarity and high dielectric constant, ब्रैकेट में लिखिएगा, जिसकी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज्यादा होती है उसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा, यानी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी। हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, हाई डाइलेक्ट्रिक वैल्यू मींस हाई सॉल्युबिलिटी। इट इज बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट it is because of the fact that like dissolves like, it is because of the fact that like dissolves like, like dissolves like का क्या मतलब होता है, ये साथ मैंने आपसे कई बार पहले भी डिस्कस किया होगा। polar solute get dissolves into polar solvent whereas non-polar solute get dissolves into non-polar solvent। तो लिख लीजिए that is का मतलब क्या होता है, IE का मतलब that is, actually that is होता नहीं, मैं भी अपने हाल ही फिलहाल एक्सप्लोर किया है। that is for example, that is IE is for example, बोलते हैं that is पर लिखते हैं for example। for example, polar solute dissolves in polar solvent, polar solute dissolves in polar solvent and non-polar solute dissolves in non-polar solvent, non-polar solute dissolves in non-polar solvent। Got it? ये हाइड्रेशन एंथैल्पी का डेफिनेशन, ये जो मैंने लिखाया है ये लिख लीजिएगा, यहां पे ये हाइड्रेशन एंथैल्पी का डेफिनेशन बस लिख लीजिए इन ऑर्डर टू मेक योरसेल्फ अंडरस्टैंड ऑन द लेटर पार्ट ऑफ द चैप्टर। जब आप पढ़ रहे होंगे तो आपको हाइड्रेशन एंथैल्पी वर्ड अगर नहीं ध्यान है तो उसका आप डेफिनेशन लिख लीजिए, राइट। द एनर्जी रिलीज्ड व्हेन द आयन कंबाइंस विद सॉल्वेंट, द एनर्जी रिलीज्ड व्हेन द आयंस कंबाइन विद द सॉल्वेंट इज कॉल्ड हाइड्रेशन। और याद रखिएगा ये तभी संभव है जब आपका जो सॉल्वेंट है वो क्या है, पानी है। पानी के अलावा कुछ और होगा तो वो हाइड्रेशन नहीं होगा, सॉल्वेशन एंथैल्पी होगा, क्योंकि आप किसी दूसरे सॉल्यूट में सॉल्वेंट में डाल रहे होंगे। पानी है इसलिए स्पेसिफिकली इसका नाम क्या है, हाइड्रेशन। हाइड्रा वर्ड ही पानी के साथ लगा होता है, इसलिए मैंने सारे एग्जांपल किसके टर्म्स में लिखाए हैं, पानी के टर्म्स में लिखाए हैं। डन डन।
लिखें आगे, ये सब फोटो बना लीजिए, ये सब आप ही के लिए बनाए हैं। आपको लग रहा है मैं ड्राइंग प्रैक्टिस करता हूं क्या बोर्ड के ऊपर? नहीं नहीं नहीं, आप ही को बनाना है ये सब। डोंट अज्यूम क्या है मैं ड्राइंग टीचर और मैं ड्राइंग प्रैक्टिस करता रहता हूं बोर्ड पर आकर। ये सब डायग्राम बनाना है बोर्ड पर से। हो गया? भैया दो बनाए, अब बोलते हैं उसके बाद एक हाँ भाई, वो क्वेश्चन पूछ आप, मैं यही रिएक्शन लेता रहता हूं। जैसे रिएक्शन आया मतलब नहीं हुआ है, रिएक्शन नहीं आया मतलब हो गया है। वही वही वही, वो कुछ लोग थोड़े ज्यादा होशियार होते हैं। हेडिंग डालें इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, हेडिंग डालें इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। ये डायग्राम काफी आसान है और ये कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट, इसको लिख लीजिएगा। हाइड्रेशन एंथैल्पी जब ग्रेटर होता है लैटिस एंथैल्पी के, उसी क्षण में क्या होता है? सॉल्वेशन होता है, और एल्स सॉल्वेशन नहीं होगा या सॉल्यूबल नहीं होगा। और सॉल्युबिलिटी फेनोमेना, कोई भी सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस को तभी सॉल्यूबल करता है जब उसका हाइड्रेशन एंथैल्पी इज ग्रेटर देन लैटिस एंथैल्पी। हेडिंग डालें इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। एज सच बहुत ही ऐसा कॉन्सेप्ट जो आपको पहले से ही पता है, क्लास 10th में भी आप कंडक्टिविटी क्या होती है ये सब आपको पता है। पर जब कभी भी हम आयनिक बॉन्ड्स की बात करते हैं, जनरली दे हैव सॉलिड एज देयर स्टेट। अगर कोई सॉलिड स्टेट में है तो क्या वो कंडक्ट करेगा? सॉलिड स्टेट में कोई भी कंडक्ट नहीं करता है। तो जनरली हम ऐसा देखते हैं कि सॉलिड पार्टिकल्स दे डू नॉट कंडक्ट एक्सेप्ट मेटालिक बॉन्ड। अब अगर कॉपर है वो भी सॉलिड है, जो तार आपका कॉपर का तार है वो भी सॉलिड है, एल्युमिनियम का तार है वो भी सॉलिड है। तो बीइंग सॉलिड दे कंडक्ट, बिकॉज सॉलिड होने के बावजूद भी उनमें ऐसी कुछ प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से वो कंडक्ट करता है। पढ़ाऊंगा आपको, कहां पढ़ाऊंगा? जब मेटालिक बॉन्ड पढ़ेंगे। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड 4 प्रकार के होते हैं, आयनिक, कोवलेंट, कोऑर्डिनेट, मेटालिक। मेटालिक बॉन्ड में उसको डिटेल में हम लोग चर्चा करेंगे उसके ऊपर, नहीं, बस अभी पूछ रहे थे कि सारा मेटल्स में ये प्रॉपर्टी होता है। वो भी चर्चा करेंगे कि किस किस मेटल्स में होगा, किस किस मेटल्स में नहीं होगा, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। लेकिन अगर मैं उसी सॉलिड को डिफ्यूज कर दूं, व्हाट डू मीन बाय डिफ्यूजन? उसको मैं मेल्ट कर दूं, उसको मैं फ्यूज्ड फॉर्म में ले आऊं, देन इट विल कंडक्ट। तो फ्यूज्ड फॉर्म में वो कंडक्ट करता है, मोल्टन फॉर्म में कंडक्ट करता है, पर सॉलिड फॉर्म में कंडक्ट नहीं करता। वेयरएज उसी सॉलिड को जब मैं पानी में मिला दूं तो क्या होगा? आयंस में कन्वर्ट हो जाएगा, और वंस इट इज कन्वर्टेड टू आयन, वो और ज्यादा अच्छा कंडक्टिविटी दिखाएगा। पूरा का पूरा एक चैप्टर है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो यही समझाता है हमें कि वो इलेक्ट्रोलाइट इज अ गुड कंडक्टर। तो इलेक्ट्रोलाइट मतलब आपने उसको किस में डाल दिया? उसके एक्वस सॉल्यूशन में, जिससे वो आयंस में कन्वर्ट हो गया। वंस इट इज कन्वर्टेड टू आयन इट विल कंडक्ट। तो सॉलिड एज सच कंडक्ट नहीं करता, उसको आप मोल्टन फॉर्म में या फ्यूज्ड फॉर्म में रखेंगे तो वो कंडक्ट करेगा, और उसको एक्वस सॉल्यूशन में ले जाएंगे तो भी वो कंडक्ट करेगा। लिखिए, आयनिक कंपाउंड्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रोलाइटिक डिसोसिएशन भी बोलते हैं, जब वो इलेक्ट्रोलाइट में डिसोसिएट करता है। वेरी गुड। आयनिक कंपाउंड्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन aqueous as well as molten state. In aqueous as well as molten state, because of the presence of free ions, because of the presence of free ions, because of the presence of free ions in aqueous state and in molten state, because of the presence of free ions or dissociated ions, or dissociated ion. What do you mean by dissociated ions? वेरी गुड। सोडियम क्लोराइड अगर एक्वस है, इसका मतलब इट इज प्रेजेंट इन Na प्लस एक्वस प्लस Cl माइनस एक्वस, और जब वो डिसोसिएटेड फॉर्म में है तो ये क्या कर सकता है? आसानी से कंडक्ट करता है। याद रखिएगा, नोट डाल के लिख लीजिए, आयनिक कंपाउंड्स डू नॉट कंडक्ट इन सॉलिड फॉर्म। Ionic compound do not conduct in solid form. Next, non-directional nature. Next, non-directional nature. कोवलेंट बॉन्ड्स डायरेक्शनल नेचर के होते हैं। क्यों होते हैं? आपने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था कि p ऑर्बिटल का शेप कैसा होता है? समथिंग लाइक दिस।
अगर ये इस तरह का है और इधर से भी एक दूसरा p ऑर्बिटल आया हुआ है, तो ये दोनों हेड ऑन कोलिजन करेंगे, और हेड ऑन कोलिजन करेंगे तो यहां पे ओवरलैपिंग होगी, तो ये डायरेक्शनल नेचर है। वेयर एज यहां पर तो सिर्फ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, लीस्ट चांसेस हैं कि यहां पर क्या होंगे, ओवरलैपिंग होंगे। तो आयनिक बॉन्ड जो है वो नॉन डायरेक्शनल होता है। एज ऑफ नाउ आप इसको मानेंगे, फेजांस रूल पढ़ लेने के बाद मैं ही आपसे बताऊंगा कि कंप्लीटली नॉन डायरेक्शनल नहीं होता, पार्शियल डायरेक्शन उसमें भी आता है, जो मैंने पहले भी आपसे इसके बारे में कहा होगा कि एकदम में ओवरलैपिंग नहीं होगा, ऐसा नहीं है, ओवरलैपिंग होती है, थोड़ी सी होती है। कैसे होती है, क्या होती है, हम लोग इस बारे में पढ़ेंगे, राइट। आयनिक बॉन्ड्स इज नॉन डायरेक्शनल इन नेचर, आयनिक बॉन्ड इज नॉन डायरेक्शनल इन नेचर, full stop. This is because ion is surrounded by oppositely charged ions uniformly all around it. Oppositely charged ions uniformly all around it. और चारों तरफ से अगर आयन है तो किसी एक दिशा में तो अपना वो इलेक्ट्रॉन दिया नहीं होगा, वो हर दिशा में होगा, तो हर दिशा मतलब नो दिशा, तो इसलिए वो कोई भी दिशा में नहीं होता है। इस प्रकार से मैंने लगभग सारा जो प्रॉपर्टी था डिटेल में आपको बता दिया है। अगली क्लास में हम लोग कोवेलेंट कंपाउंड्स के बारे में पढ़ेंगे और फिर कोऑर्डिनेट बॉन्ड और फिर धीरे धीरे मेटालिक बॉन्ड होते हुए वीक बॉन्ड को पढ़ के एंड देन विल ट्राई टू कैलकुलेट the other, we'll try to see the other aspects of this particular chapter। बहुत बहुत धन्यवाद आज की क्लास को अटेंड करने के लिए।